दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम साइंस की स्पेशल क्लास कर रहे हैं। इसका प्रैक्टिस सेट 2 है आज। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इसमें बता रही हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन अवस्थित होते हैं, तो इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा ए, गुणसूत्रों में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जीन क्या होते हैं। देखिए, जीन जो है वो जेनेटिक्स की या आनुवांशिकी की बेसिक यूनिट है। ठीक है, जेनेटिक्स की या आनुवांशिकी की बेसिक यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीन। ठीक है, जीन बेसिक यूनिट होती है जेनेटिक्स की। अब जीन के दो मेन फंक्शंस कौन से होते हैं, तो सबसे पहले तो ये जेनेटिक सिग्नल्स को धारण किए होती है। ठीक है, किसको, जेनेटिक सिग्नल्स को धारण किए होती है। साथ ही साथ डुप्लीशन के द्वारा जीव के रिप्रोडक्शन को पॉसिबल बनाता है कौन, जीन। तो ये दो मेन फंक्शन है किसके, जीन के। अब देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जीन के बारे में कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन के द्वारा, किसके द्वारा, जोहानसन के द्वारा 1909 में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो जोहानसन ने किया है और 1909 में सबसे पहले उन्होंने जीन शब्द दिया था। ठीक है, अब चलिए, ये कहाँ पे अवस्थित होते हैं, तो गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, इसके बारे में भी जानना है। तो गुणसूत्र प्लांट एंड एनिमल सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि एनिमल और प्लांट में क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं गुणसूत्र की, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव में या ह्यूमन में कितने गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में, यानी कि 23 पेयर्स। ठीक है, अगर आपसे पेयर्स में पूछ लिया जाए तो 23 और सिंगल पूछ लिया जाए तो 46 होते हैं गुणसूत्र की संख्या मानव में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यकृत में या लिवर में। ठीक है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूरिया का उत्पादन कहाँ पर होता है, लिवर में या यकृत में होता है। ठीक है, ये अमीनो एसिड का मेटाबोलाइट है, मींस टूटने वाला प्रोडक्ट होता है क्या, यूरिया। ठीक है, और इसका निर्माण कहाँ पर हो रहा है, यकृत में हो रहा है। देखिए, क्या होता है, जब अमोनियम आयन, जो अमोनियम आयन होता है वो अमीनो एसिड के टूटने से बनते हैं। कुछ का यूज नाइट्रोजन यौगिक के बायोसिंथेसिस के लिए कर लिया जाता है, और जो अतिरिक्त अमोनियम आयन बचता है वो यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अभी किस में बन रहा है, लिवर में। तो थोड़ा लिवर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो लिवर होता है वो सिर्फ वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, यानी कि कशेरुकी में ही पाया जाता है यकृत। और इसका काम क्या क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, पाचन और विकास के लिए आवश्यक बायोकेमिकल बनाता है। ठीक है, बहुत सारे काम है किसके, यकृत के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है और यही हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। आपको ये चीज भी यहां पर याद रखनी है। नेक्स्ट, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसमें कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं कौन, एंजाइम्स। इसलिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एंजाइम। अभी हमको ये जानना है कि एंजाइम क्या होते हैं। तो ये एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या है, एक तरह के प्रोटीन है जो सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। देखिए, एंजाइम भोजन को पचाने में, एंजाइम के कार्य क्या है, तो ये भोजन के डाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद मसल्स और शरीर में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं या टॉक्सिक पदार्थ हैं उसे खत्म करने के लिए, और साथ साथ हजारों ऐसे काम हैं जो कौन करता है, एंजाइम्स करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंजाइम, तो आपको ये याद रखना है। मेन इसका काम क्या है, ये जैव रासायनिक क्रियाओं में यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसको हो जाएगा सी, हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम या टेम्परेचर कहाँ नियंत्रित होता है, तो सही आंसर क्या है, हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का छोटा सा भाग है, ब्रेन के छोटे से भाग को क्या कहा जाता है, हाइपोथैलेमस कहा जाता है। इसका मेन काम क्या है, देखिए ये पीयूष ग्रंथि को, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो सभी ग्लैंड में सबसे प्रमुख है। आपको पता है सभी ग्लैंड में सबसे प्रमुख ग्लैंड कौन सी होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और इसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, शरीर का तापक्रम, ठीक है, जो शरीर का तापमान है, टेम्परेचर है, और हमारी जो नींद है, हमारा जो मूड है, हमारा वजन, साथ ही साथ प्यास और भूख आदि सभी को कंट्रोल करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का छोटा सा भाग है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, यकृत या लिवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लिवर है। ठीक है, देखिए अभी हमने लिवर के बारे में पढ़ा भी है। लिवर कहाँ पर होता है, तो ये हमारे स्टमक के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। और लिवर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज पूछी जाती है कि बाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है, तो बाइल जूस जो है, पित्त रस, ये लिवर से ही रिलीज होता है, जो डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इसके अलावा जो यकृत या लिवर है वो क्या करता है, ये एक फाइब्रिनोजिन प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन का निर्माण करता है। साथ ही साथ ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने का काम भी कौन करता है, यकृत ही करता है। देखिए ये क्या करता है, अपने जरूरी आयरन और विटामिन को स्टोर करने का काम भी कौन करता है, यकृत ही करता है। साथ ही साथ शरीर में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है या टॉक्सिक केमिकल हैं, उन सभी पदार्थों को शरीर के बाहर करने का काम भी यकृत के द्वारा ही किया जाता है। तो बहुत सारे काम है यकृत के, इसलिए ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विसरण या डिफ्यूजन। ठीक है, किस अभिक्रिया द्वारा, तो डिफ्यूजन के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंच जाता है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि विसरण या डिफ्यूजन होता क्या है। तो देखिए आप कोई भी ठोस, द्रव या गैस है, ठीक है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं और आयन है, ये हमेशा अधिक कंसंट्रेशन से, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गमन करते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाता है, विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। कोई भी ठोस, द्रव या गैस के मॉलिक्यूल्स या आयन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गमन करते हैं, यही डिफ्यूजन या विसरण कहलाता है। और इसी के द्वारा पौधे में जो ऑक्सीजन है वो बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंच जाता है। ठीक है, इसके कुछ और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अगरबत्ती जब हम जलाते हैं तो अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, किसके कारण, विसरण के कारण। शक्कर अगर हम पानी में डालते हैं तो वो पूरी तरीके से घुल जाती है, किसके कारण, विसरण या डिफ्यूजन के कारण। तो ऐसे कई सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इंसुलिन। ठीक है, रक्त या ब्लड ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, इंसुलिन करता है। तो अब ये जानना है कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है। देखिए ये भी पूछा जाता है कि इंसुलिन क्या है, सिर्फ सिंपली आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो बॉडी में नेचुरली बनते हैं। ठीक है, बॉडी में जो नेचुरली बनते हैं, और ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा पैनक्रियाज। ठीक है, इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है, तो सही आंसर क्या है इसका, पैनक्रियाज में होता है। अब देखिए पैनक्रियाज में एक सेल होती है जिसे कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस की जो सेल है, इसमें 3 सेल्स पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो इसकी जो बीटा सेल है, इसी से उत्पन्न होता है इंसुलिन। ये भी पूछा जाता है कि इंसुलिन कौन सी सेल से बनता है, तो पैनक्रियाज की आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस की बीटा सेल से इंसुलिन का निर्माण होता है। देखिए अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा, डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अब ये डायबिटीज जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। देखिए जब टाइप 1 वाला डायबिटीज होता है तो अभी जो मैंने आपको बीटा सेल बताई है जिससे इंसुलिन का निर्माण होता है, ये बीटा सेल ही नष्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता है। जबकि डायबिटीज 2 में
क्या होता है, इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो प्रभावी नहीं होता, इसलिए हमें बाहर से क्या लेने की जरूरत पड़ती है, इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम हमारे जो ब्लड ग्लूकोज है उसके लेवल को या ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सके। तो सही आंसर क्या है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। नेक्स्ट, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अमोनिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। देखिए जो अमोनिया है वो अमीनो एसिड के विघटन से बनता है। ठीक है, अमोनिया अमीनो एसिड्स के विघटन से बनता है, इसे हम डी एमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डी एमिनेशन कहते हैं। ये अत्यधिक कैसा होता है, टॉक्सिक मटेरियल होता है, ये बहुत ही टॉक्सिक केमिकल होता है अमोनिया, जो पानी में सॉल्युबल होता है। कैसा होता है, पानी में सॉल्युबल होता है, यानी कि वाटर सॉल्युबल होता है। देखिए जब अमोनिया का उत्सर्जन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसे अमीनोलेटिक, ठीक है, अमीनोटेलिक, ठीक है, आपको याद रखना है क्या, अमीनोटेलिक उत्सर्जन कहा जाता है। जब अमोनिया का उत्सर्जन होता है तो इसे अमीनोटेलिक उत्सर्जन कहा जाता है। अब देखिए अमोनिया के उत्सर्जन के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया ही उत्सर्जित होता है। तो आपको यहाँ से एक हिंट मिल सकती है कि अगर आपसे कभी भी कोई भी जलीय जीव का उत्सर्जी पदार्थ पूछा जाए तो 99% चांस होते हैं कि वो क्या होगा, अमोनिया ही होगा, क्योंकि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए बहुत ज्यादा पानी या जल की आवश्यकता होती है, इसलिए अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है जलीय जीवों का। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, अमोनिया। नेक्स्ट, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, बेलिस और स्टार्लिंग के द्वारा हार्मोन शब्द का नामकरण किया गया है। अब देखिए सबसे पहले तो देखते हैं कि हार्मोन क्या है। तो हार्मोन एक कॉम्प्लेक्स कार्बनिक मटेरियल है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बनिक मटेरियल है हार्मोन, जो लिविंग सेल में होने वाली सभी बायोकेमिकल रिएक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन का कंट्रोल और रेगुलेशन करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बॉडी में क्या क्या कर रहा है, एक कार्बनिक मटेरियल है जो लिविंग सेल्स में क्या कर रहा है, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, इन सभी का कंट्रोल और रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा होता है। देखिए हार्मोन की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, दोनों से ही कुछ ना कुछ रोग जरूर होते हैं, इसलिए जरूरी है कि बॉडी में हार्मोन कैसा रहे, एकदम बैलेंस रहे। ठीक है, अब इसकी खोज की बात करते हैं। तो इसकी खोज किसने की है, बेलिस और स्टार्लिंग के द्वारा 1903 में इसकी खोज की गई है। ठीक है, अब सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्रेटिन। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा था, तो बेलिस और स्टार्लिंग ने सबसे पहले सिक्रेटिन हार्मोन की खोज की थी 1903 में। ठीक है, अब देखिए जो हार्मोन होता है वो एक अंग से दूसरे अंग तक संदेश पहुंचाता है, इसीलिए इसे शरीर का केमिकल मैसेंजर भी कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए शरीर का केमिकल मैसेंजर किसे कहा जाता है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्मोन। ये भी बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, लीनियस। ठीक है, वर्गीकी का पितामह। तो सबसे पहले वर्गीकी क्या होता है ये जान लेते हैं, यानी कि टैक्सोनॉमी। देखिए जो विभिन्न प्रकार के जीवों के समूह हैं उनका नामकरण और वर्गीकरण करने की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। अब टैक्सोनॉमी के पितामह यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो लीनियस, जिनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए जो कैरोलस लीनियस है इन्होंने द्विनाम पद्धति को बताया है। ठीक है, द्विनाम पद्धति को बताया। ये कैसी पद्धति है, इसमें देखिए ये कहते हैं कि जितने भी जीव हैं उनके जो नाम होते हैं वो लैटिन भाषा में होते हैं और लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बने होते हैं। जो पहला शब्द होता है वो वंश या जीनस के नाम को दिखाता है, जबकि जो दूसरा शब्द होता है वो जाति या स्पीसीज के नाम को दिखाता है, और जो तीसरा शब्द होता है वो उस वैज्ञानिक का नाम होता है जिसने इसकी खोज की है। ठीक है, तो वंश और जाति, ये द्विनाम पद्धति किसके द्वारा बताई गई है, लीनियस
कैरोलस लिनियस के द्वारा बताई गई है, तभी इन्हें वर्गीकी का पितामह या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आपका फीडबैक हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।